हेलो डियर बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी मीडियम बोर्ड समेत आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल बच्चों देव एजुकेयर, जहां पास आप सभी बच्चों को मिल जाते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन जो आपको आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने में 101% गारंटेबल है कि मददगार साबित होती हैं। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, जो भी सिखाए जाते हैं, वो बहुत ही सरल शब्दों में होते हैं, बहुत ही आसान भाषा का इसमें यूज करा जाता है, बहुत ही सरल शब्दों का यूज किया जाता है जो आप लोगों के लिए मददगार साबित होते हैं। तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से फिर से चलते हैं विभाजन मूल्य चतुर्थक में ही दूसरे पॉइंट मतलब दूसरे विभाजन मूल्य की ओर। चूंकि हमने जाना था पहले सेशन के माध्यम से, इससे पहले सेशन के माध्यम से, कि आखिर विभाजन मूल्य कौन से हैं और विभाजन मूल्य कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमने पहला पॉइंट देखा था बेटा चतुर्थक के बारे में। लेकिन आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि दशमक क्या है और दशमक को बनाने की जो विधि होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कौन कौन सी श्रेणियों में बनाया जाता है, इसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ आप दशमक को भी क्या करेंगे, गणना करना सीखेंगे। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई वक्त गंवाए हुए हम लोग चलते हैं आज के हमारे सीधे टॉपिक की ओर, दशमक की ओर। ठीक है, तो सर्वप्रथम बच्चों पहले दशमक बोला जा रहा है तो दशमक के बारे में जान लो कि आखिर ये दशमक है क्या भैया। ठीक है, तो बोला जाता है बच्चों की आरोही क्रम या अवरोही क्रम ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके चतुर्थक में होता था, है ना। आरोही क्रम या अवरोही क्रम मतलब बढ़ते या तो फिर घटते क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वे 9 बिंदु, कितने बिंदु भैया बताइए, 9 बिंदु। जैसे चतुर्थक में 4 बिंदु होते थे, ठीक उसी प्रकार से दशमक में 9 बिंदु हो जाएंगे। सॉरी, उसमें 3 बिंदु होते थे, इसमें 9 बिंदु हो जाएंगे, जो आंकड़ों को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जिससे कि प्रत्येक भाग में आवृत्तियों की संख्या समान रहे। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दशमक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था क्या कि आंकड़ों के पैमाने पर वे 3 बिंदु जो क्या करते थे, चतुर्थक में 4 बराबर भागों में विभाजित करने का कार्य करते थे, जिससे आवृत्तियों की संख्या प्रत्येक भाग में समान रहती थी। ठीक उसी प्रकार से आपके दशमक में भी है, जो क्या करती है, 9 बिंदु होते हैं, 10 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग में आवृत्तियों की संख्या समान रहती है। उसी को हम कहते हैं दशमक बेटा। दशमक को भी प्यारे बच्चा पार्टी 3 श्रेणियों में ज्ञात किया जाता है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं बताइए, तो वो ही श्रेणियां हैं जो आपके चतुर्थक में होती है, माध्यिका में होती है, समांतर माध्य में होती है, बहुलक में होती है बेटा, है ना। कौन सी श्रेणी सर, तो व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। इनमें भी वही फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं। कैसे फॉर्मूले सर, तो बेटा आपने जब चतुर्थक की गणना करना सीखा था तो क्या हुआ था, यहां पास Q1 Q2 लिखते थे, यहां पास क्या होगा D1 और D2, दशमक का D1 और D2, जिसी को इंग्लिश में डिसाइल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताइए, डिसाइल्स, जिसी को यहां पास D को लिया गया है बेटा। ठीक है, और इसमें क्या होगा n+1/10। चतुर्थक में क्या होता था, 4 होता था, है ना। चतुर्थक में 4 होता था तो यहां 10 हो जाएगा, बस बात ही एक अलग है ना। बात तो एक ही है कि यहाँ चतुर्थक में 4 और यहाँ दशमक में 10। अगर शतमक की ओर चलोगे तो शतमक में बेटा हो जाएगा 100, है ना। तो आइए इन सूत्रों को भी जानते हैं और इन सूत्रों के माध्यम से हम लोग आज के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दशमक बनाने की विधि जो होगी उसको भी सीख लेंगे और दशमक की गणना करना सीख लेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो बेटा जैसे कि बोला गया 9 बिंदु, तो यहां पास आप क्या कर सकते हो, D1 से लेकर के D9 तक किसी भी दशमक की गणना कर सकते हो। D1 मतलब प्रथम दशमक, D2 मतलब द्वितीय दशमक, ठीक उसी प्रकार से आप 90वें दशमक तक क्या कर सकते हो, दशमक की गणना कर सकते हो। स्ट्रक्चर बेस सेम उसी तरीके से आपके चतुर्थक की भांति ही होगा, D1 बराबर n+1/10वां पद। क्लियर, ठीक उसी प्रकार से और आगे बढ़ते चलोगे तो जो भी दशमक की गणना करोगे, यहाँ पास D1 है तो यहाँ D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, D4 हो जाएगा और अंतिम में D9 हो जाएगा। क्लियर है, और ये भी जो स्ट्रक्चर बेस बताया मैंने अभी अभी, वो व्यक्तिगत और आपके खंडित श्रेणी के लिए है। किन किन श्रेणी के लिए, आपके व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के लिए है बेटा। क्लियर है,
और कौन से हैं सर? तो और एक स्ट्रक्चर है बच्चों जो आपको किसमें अप्लाई करने हैं, तो आपके अखंडित श्रेणी में अप्लाई करने हैं। किसमें सर? अखंडित में। जैसे कि यहाँ लिखा है d1 बराबर n अपॉन 10। जैसे कि चतुर्थक में क्या होता था, q1 बराबर n अपॉन 4 होता था, यहाँ d n अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर? और एक और स्ट्रक्चर जो आपको बताने थे, वही स्ट्रक्चर जो आपके चतुर्थक में अवेलेबल थे, है ना, d1 बराबर l1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू d1 माइनस सी। जो भी d निकाल रहे हो वही माइनस करोगे यहाँ पास। ठीक है, तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन की ओर बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दशमक की गणना करना भी सीख लेते हैं। तो आज का हमारा जो सर्वप्रथम क्या है भैया, एग्जाम्पल है ना, उसमें क्या कहा गया है कि निम्न सारणी से d2 तथा d5 की गणना कीजिए। आपको बोला गया कि आप भैया क्या करिए, निम्न सारणी से d2 तथा d5 की गणना कीजिए। अब सर्वप्रथम हमारा जो कार्य हो जाता है बच्चों, किसी भी समंक को क्या करना होता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना हो जाता है। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए तो ठीक है भैया। सबसे छोटा पद मूल्य कौन सा है, 10, तो लिख लीजिए 10। ठीक, उसके बाद कौन सा है बेटा, 20, फिर हो गया 20 सर, फिर 25 दिख रहे हैं क्या, 25 ही है। ठीक, 25 के बाद कौन सी संख्या है बेटा, 25 के बाद आ गए क्या, 40 में। 40 के बाद किस में चले जाएंगे, 45 में। 45 के बाद हम चले जाते हैं भैया 50 पे। 50 के बाद आ जाएंगे क्या, 59 पे। 59 के बाद आ जाएंगे, अच्छा 59 से पहले ये और है 56, है ना, ये 56, फिर 59 हो गया, फिर ये आपके हो जाएंगे 67, और फिर अंतिम में हो जाएगा बेटा 70। हो गया। कितने हैं भैया देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 आपके पदों की संख्या है, n बराबर हो जाएगा 10। अब d2 और d5 की आपको गणना करनी है। स्ट्रक्चर आपके सामने रखा हुआ है, क्या करने हैं, d2 बराबर 2 n प्लस 1 अपॉन 10 वा पद। ठीक है, अगर d5 निकालोगे तो d5 बराबर 5n प्लस 1 अपॉन 10 वा पद। क्लियर? तो आइए मानों को रख देते हैं बच्चा। ठीक है, 2, अच्छा इधर नीचे कर देता हूं, है ना, ये लो भैया 2, n कितने हैं बेटा 10, प्लस कितने करने हैं 1, और भाग देने किससे, 10 से। यहां पास लिख दिया जाए 2 गुणित कितने हो जाएंगे बेटा, यहां पास हो जाएंगे 11। ठीक है, फिर भाग दे दो 10 से, इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 11 दूनी हो गए आपके 22, और यहाँ पास 10 है तो 10। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आप 22 को भाग देते हो 10 से, आंसर आ जाएगा क्या, 2.2। ठीक है, मतलब ये 2.2 पद होगा। अब देखिए 2.2 पद है ना, 2.2 पद, ये कौन कहां पास स्थित है बेटा, कहीं ना कहीं 2.2 पद ये दूसरे पद और तीसरे पद के बीच में है ना। ये 2.2 पद आया है वो दूसरे पद और तीसरे पद के बीच की संख्या है। तब उस परिस्थिति में हम क्या करते थे चतुर्थक में, है ना, ये दूसरा पद, तो दूसरा पद कौन सा है, 20, तो ये लो दूसरा पद हो गया 20, प्लस क्या करते थे 0.2 लिख लिए, इनटू अब क्या होगा, तीसरे पद में हम माइनस करेंगे दूसरे पद को, तीसरे पद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे दूसरे पद को। तीसरे पद में है हमारे भैया 25, और माइनस करेंगे दूसरे पद की संख्या जो है 20। हो गया, इज इक्वल टू हो गया बच्चों 20 प्लस 0.2 इंटू कितने हो जाएंगे, यहां पास आपको माइनस करने हैं तो आ जाएंगे क्या, 5। हो गया, तो इज इक्वल टू 20 प्लस 0. आपके कितने हैं 2, और उनको गुना करने हैं बेटा 5 से, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, कितना आंसर आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो मतलब आपके पास जो आंसर निकल करके आता है वो 1.0 होगा। क्यों 1.0 होगा, तो यहाँ पास देखिए 5 दूनी 10, अब 5 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ोगे तो शून्य ही आएगा, है ना। तो कितने संख्या के बाद दशमलव, एक, तो इधर से भी एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पास 20 प्लस 1 कितने हो जाएंगे बेटा, 21। ये आपका क्या होगा, आंसर होने वाला है D2 का।
ठीक है। अब D5 भी निकाल लेते हैं उसी तरीके से। तो D5 कैसे निकालेंगे सर? तो D5 में भी वही मान रख दो बेटा, 5 इंटू n कितने हैं 10 प्लस 1 करना है, अपॉन करने हैं 10 बेटा। हो गया, यहाँ 5 हो गया, इंटू करने हैं 11 से और भाग देने किससे? 10 से। यहाँ पास क्या हो जाएगा 55 और भाग दे दो बेटा 10 से। आंसर क्या आएगा? 5.5वां पद। अब ये 5.5वां पद कहां पास स्थित है बताइए? तो 5.5वां पद पांचवें पद और छठवें पद की बीच की संख्या है, जिसको हमको क्या करना है? पता लगाना है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने D2 को ज्ञात करा बेटा। तो यहां पास क्या हो जाएगा भैया? 20 यहां पास आया था, चूंकि ये दूसरा पद था। अब हमको जाना है पांचवें पद में। तो पांचवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 और ये 5। पांचवा पद है 45। 45 प्लस 0.5। अब क्या होगा? छठवें पद में माइनस करेंगे किसको बेटा? पांचवें पद को। छठवा पद है आपकी 45, माइनस हो जाएंगे आपके कितने? 40। हो गया। अब यहां पास लिख लिया जाए, ठीक है। ये लोग 45 प्लस 0.5, अब इंटू कितने हो जाएंगे बेटा? 5। हो गया। अब यहां पास लिख लीजिए 45 प्लस 0.5 को आप इंटू करते हो 5 से। आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आ जाएगा क्या? 2.5, क्योंकि 5 पंचे होता है 25, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा तो 2.5, मतलब आपके आंसर क्या आ जाएंगे? 47.5। ये आपके हो जाएंगे D5 बेटा। क्लियर है? किसी को दिक्कत है बोल सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बोल देना, ऐसे नहीं बोल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और आइए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमने तो अभी अभी देख लिया व्यक्तिगत श्रेणी में, अब देखते हैं खंडित श्रेणी में हम दशमक की गणना किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पास बोला गया बच्चा, निम्न आंकड़ों से चौथा दशमक ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने व्यक्तिगत श्रेणी में D2 और D5 की गणना करी, ठीक उसी प्रकार से हम खंडित श्रेणी की ओर चलते हैं और खंडित श्रेणी में चौथे दशमक की गणना करके देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पास हमको क्या दिए हैं? पद मूल्य दिए हुए हैं और आवृत्ति दी हुई है बेटा। क्या क्या? पद मूल्य और आवृत्ति, और हमको निकालनी होगी संचयी आवृत्ति। ठीक है, तो आ जाइए पद मूल्य क्या क्या है? 3 8 12 17, फिर दिए भैया 3 8 12 फिर 17। हो गया। 19 23 और 28, ये हो गया 19 23 और ये हो गए आपके 28। हो गया बेटा। अब आपके F क्या क्या दिए हुए हैं? आवृत्ति क्या क्या है? 4 6 11, लिख लो सर इधर पहले, 4 6 11। हो गया। 19 20 26 14, 19 20, ये हो गया 26 और ये हो गए आपके 14। ठीक, अब n को ज्ञात करने के लिए हमको संचयी आवृत्ति की गणना करनी होगी। तो संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं? आपको सबको पता है कि यहाँ पास भी है 4 का 4 लिख देंगे, 4 में जोड़ देंगे 6 तो हो जाएगा 10, 10 में जोड़ देंगे 11 तो हो जाएगा कितना? 21, 21 में जोड़ देंगे 19 सर तो हो जाएंगे 40, और 40 में हम जोड़ देते हैं सर 20, तो 20 जोड़ते हो बेटा तो कितना हो जाता है? 60, 60 में हम 26 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 86, और 86 में 14 जोड़ते हैं सर तो हो जाता है हमारे 100। तो n बराबर भी हो जाएंगे सर 100। क्लियर है बच्चों? इतना किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट के माध्यम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बताया जाएगा आपको, डिटेल में समझाया जाएगा। तो आइए D4 का स्ट्रक्चर बेस क्या कहता है? D4 बराबर 4n+1/10 पद। तो यहां पास हम क्या करेंगे? मान को रख देंगे सीधे सीधे, है ना? मान रख दीजिए बेटा। 4n कितने हैं? 100, प्लस कितने करने हैं? 1, और भाग देने हैं 100 से बेटा। हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू हो जाएंगे आपके 101 और भाग देने आपको, अच्छा 100 से बोल रहा हूँ 10 से। ठीक, यहाँ 10 से आप भाग दे दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 404, और भाग देते हो 10 से, आंसर क्या आएगा? 40.4 वां पद। अब ये 40.4 पद कौन से संचयी आवृत्ति में है बेटा? ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि
4वां पद कौन से संचयी आवृत्ति में आता है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये वाले सूत्र का उपयोग करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पास देखिए 4 में आता है क्या 40.4, नहीं सर। 10 में, 21 में, 60 में, सॉरी 40 में, नहीं सर, ये तो आ रहे हैं अपने 60 में, है ना। तो 60 के आगे कौन सा पद मूल्य है बेटा, 19। 60 के आगे कौन सा पद मूल्य है, 19। तो क्या सर 19 ही हमारा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, D4 हो सकता है, नहीं बेटा नहीं। यहां पास हमको देखना है 40.4वां पद पॉइंट्स में आए हैं, मतलब हमको इस स्ट्रक्चर बेस का प्रयोग करने हैं। मतलब 40वां पद कौन सा है भैया, 19। यहां पास लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस और लगेगा लगता है। 40 प्लस 0.4 है ना, इनटू कितने हो जाएंगे आपके 41 पद और 40 पद की बीच की संख्या है 40 और 41 की। तो 41 पद में माइनस करेंगे 40 को, 41वां पद भी 19 और कितना है बेटा आपके 40वां पद भी 19, ठीक है। तो इज इक्वल टू 40 प्लस 0.4 इनटू ये तो 0 हो गए, है ना। तो यहां पास क्या होगा 40 प्लस 0.4, मतलब आंसर क्या आएगा बेटा 40.4, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्लियर है। तो D4 बराबर क्या निकला 40.4वां पद या 40.4। क्लियर है, किसी को दिक्कत है आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहां पास हमने क्या किया 40 लिख लिए, गड़बड़ कर दिए सर। तो यहां पास तो हमको 19 लिखना था, है ना। एक सेकेंड बेटा, 19 ही लिखना था, है ना। 40 क्यों लिखे 19, क्योंकि ये 40वां पद था। तो यहां पास आ जाएगा आपका आंसर 19.4, ठीक है। 19.4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। माफी चाहेंगे, वहां पास 40 लिख दिए थे 40वां पद करके, ओके। अब आ जाते हैं बच्चों एक और एग्जाम्पल की ओर, और इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग जानेंगे अखंडित श्रेणी के माध्यम से आखिर दशमक की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो वर्ग दिए हुए हैं, आवृत्ति दी हुई है, फिर से वही सिलसिला जैसे हमने इसमें संचयी आवृत्ति निकाला था, इसमें भी हमको क्या निकालना है, संचयी आवृत्ति की गणना करनी है। तो यहां पास क्या करेंगे, फिर से लिख लो भैया 0, फिर 40 से 50 है सर, तो ये 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए सर, और लास्ट में 40। ओके बेटा, फिर 10, 20, 30, 40 सर, और ये 50 हो गया। आवृत्ति क्या क्या है बेटा, 5 हो गए सर, 11 हो गए, 26 हो गए, 21 और 7। एन निकालने के लिए हमको संचयी आवृत्ति की गणना करनी पड़ेगी, और संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं 5, और ये हो गया 16। 16 में आपने जोड़ दिए बेटा 26, कितने हो जाएंगे 16 प्लस 26 कर दो, यहाँ 22 और 42 हो जाएंगे क्या, जी सर 42 ही होंगे। 42 प्लस 21 कितने होते हैं बेटा, 42 प्लस 21 यदि आप करते हो तो आपके हो जाते हैं क्या 63 हो जाते हैं क्या, 63 सर, और 63 प्लस 7 करते हो तो हो जाता है 70, ये लो 70 हो गया। अब क्या करना है सर, हमको D6 की गणना करने को कहा गया है, बोला गया ना निम्न आंकड़ों से छठवां दशमक ज्ञात कीजिए। तो D6 बराबर 6n/10वां पद, ये आपका स्ट्रक्चर बेस हो जाएगा इसमें, है ना। तो यहां लिख लीजिए भैया 6 इंटू सीधे n कितने हैं बेटा, n निकाले हमने 70, ये लो लिख दो 70, भाग दे दो 10 से, आंसर आ जाएगा, ये लो भैया 6 सत्ते 42, तो ये हो गया 42 आपके 420, भाग देते हो 10 से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42वां पद। अब ये 42वां पद कौन से संचयी आवृत्ति में है, आपकी संचयी आवृत्ति 42 में ही शामिल है। तो यहां पास हम क्या करेंगे, D6 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू D6 माइनस सी, और यहाँ पास आई कितने हैं बेटा, आई निकालना तो भूल ही गए सर, तो आई बराबर है आपके 10। वर्गांतर देखिए ना, वर्ग का अंतर कितना है ना। तो यहाँ पास लिख लेते हैं भैया L1 कितने हैं इस श्रेणी में, देखिए L1 है हमारे 20, है ना, L1 20 और L2 है हमारे 30। तो यहाँ पास हो जाएंगे L1 बराबर 20 हो गए, तो यहाँ लिख लीजिए 20 प्लस कितने हैं सर, I कितने हैं 10, F कितने हैं सर,
तो f हो जाएंगे हमारे 26 हो गया। अब इंटू इंटू किसको करने हैं 26, यहाँ पास 40 42 है, माइनस यहाँ पास c, तो c कितने हैं सर 16, ये तो 16 हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए भैया 20 प्लस ये 10/26 इंटू कितने आ जाएंगे आपके 42 में से आपके 26 चले गए बेटा, 16 चले गए सॉरी, तो आपके आ जाएंगे क्या 26, हाँ सर 26 ही आ रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 20 प्लस यहाँ कितने हो जाएंगे, आप 26 से भाग देते हो 10 को, है ना, 26 से क्या देते हो सॉरी गुना करते हो 10 से, कितने आंसर आ जाएंगे 260, है ना, और भाग देते हो बेटा किससे 26 से, यही चीजें हैं। ओके, अब यहाँ पास लिख लीजिए भैया 20, अब यहाँ पास देखो ये किससे कट जाएगा 26 एकम 26, ये 26 एकम 26 और 26 शून्य शून्य हो गया बेटा। तो यहाँ पास आंसर क्या आ जाएगा आपके 20 प्लस 10 हो जाएंगे आपके 30, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब छठवां 10वां हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो उम्मीद करता हूं आप सभी चीजों को अच्छे से समझे होंगे, कहीं पास आपको दिक्कत नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपको इतने आसान शब्दों में बताया जाता है कि कोई बच्चा समझ ना सके, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियरिटी के साथ समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में दसमक के बाद शतमक में, और क्या करेंगे भैया, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए हैं बच्चों तो फिर से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को और ऐसे ही आसान शब्दों में और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्या हो सके भैया, मददगार साबित हो सके एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के माध्यम से शतमक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।